क्योंकि जैसे अपन आगे पढ़ेंगे जीवाणु जनित बीमारियां, तो उनके अंदर उनकी स्पेसिफिक दवा होती है, ड्रग ऑफ चॉइस, जिसका यूज करके आप उस बीमारी का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसी बीमारी है, जैसे अपन बात करें गलघोटू की, गलघोटू के अंदर एक एंटीबैक्टीरियल दवा आती है सल्फाटेमिडिन, वो उसकी क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, वो उसके ऊपर विशेष दवा उसकी है ना, उसका यूज आपको करना ही पड़ेगा। और उसका यूज करने के दौरान या उसके बाद लगभग चांसेस होते हैं कि ठीक भी हो जाए, है ना। गलघोटू के अंदर तो वैसे चांस ठीक होने के चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि अपन कोशिश कर सकते हैं उस दवा का प्रयोग करके। लेकिन जो वायरस जनित बीमारियां है ना, इनके अंदर ऐसा कोई विशेष दवा होती नहीं है कि इसका उपयोग करके आप उसका पक्का इलाज कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि वायरस जनित बीमारियां जो है, इनका कोई पक्का इलाज होता नहीं है। इनका इलाज सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जो लक्षण अपन को दिखाई देंगे उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, इलाज करते हैं। अब भगवान की कृपा होती है तो इलाज लग भी जाता है। ठीक है, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुमसे इलाज हो जाएगा, तुम्हारा इलाज जानवर को लगेगा। ठीक है, तो कर्म अच्छे नहीं होंगे तो इलाज लगेगा नहीं। तो कर्मों पे ध्यान दो, आ गया समझ में? हाँ, कि कर्मों की चपेट से तो कोई नहीं बचता है ना, भगवान ही नहीं बचते हैं। उसको भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था जिसने इस सृष्टि को रचा है। आगे समझ में? तो कर्मों की चपेट से बचना है, कोई नहीं बच सकता। ठीक है, कर्म अच्छे होने चाहिए। तो कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा हाथ का इलाज जानवर को लगेगा, क्योंकि वायरल डिजीज के अंदर पक्का इलाज होता नहीं है। आगे समझ में? तो लिखो, पहली लाइन यही है, वायरस जनित बीमारियों का कोई पक्का इलाज नहीं होता है। वायरस जनित बीमारियों का कोई पक्का इलाज नहीं होता है। वायरस जनित बीमारियों का कोई पक्का इलाज नहीं होता है। इन बीमारियों का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इन बीमारियों का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इन बीमारियों का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जो सिम्टम दिखाई देंगे उनके हिसाब से अपन क्या करेंगे, इलाज करेंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसा तो लेकिन कोई बीमारी है उसके अंदर ये दवा अच्छे से काम करती है, ये नहीं है कि ये उसी बीमारी की दवा में उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि कोई एंटीबायोटिक है जो इस वायरल डिजीज के अंदर अच्छा रिजल्ट देती है, या इस वायरल डिजीज के अंदर उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, ऐसा भले हो सकता है, और ये नहीं कि वो एंटीबायोटिक इसी वायरल डिजीज के लिए बनाई गई थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है कि अब जैसे जीवाणुओं के लिए एंटीबायोटिक है, तो वायरल डिजीज के लिए भी कोई ऐसी दवा बनानी चाहिए। कोशिश तो की होगी लोगों ने, साइंटिस्ट है ना, उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कोशिश तो की होगी, लेकिन कोशिश सक्सेस हुई नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कोई जीवाणु है, माना ये, मान लो क्या है, जीवाणु। ठीक है, हाँ, थोड़ा मतलब डेंजर सा बढ़ा दूं मैं, लगना भी चाहिए। ये मान लो क्या है, जीवाणु है। अब इस जीवाणु के ऊपर कोई विशेष एंटीबायोटिक काम करेगी, जैसे अपन बात करें एंटीबैक्टीरियल दवा की सल्फा, क्या मान लो, सल्फाटेमिडिन। ठीक है, तो सल्फाटेमिडिन जो है भाई कंपनी, तो जैसे ये सल्फाटेमिडिन है, तो ये एंटीबैक्टीरियल दवा क्या करेगी, जैसे अपने जानवर के अंदर ये दवा लगाई, ये जाएगी और इसको क्या करेगी, मार देगी। ठीक है ना, क्योंकि जब ये एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी सल्फाटेमिडिन, तो इस जीवाणु को बॉडी से बाहर निकाला गया और इसको अच्छे से देखा गया, इसके ऊपर इस प्रकार से दवा काम करेगी, ये दवा काम कर जाएगी। ठीक है, और जब दवा बॉडी के अंदर लगाई गई तब भी उसका आकार, उसकी शक्ल वैसी ही थी। लेकिन वायरल डिजीज के अंदर क्या होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो वायरस जो है, जब दवा तैयार की गई थी वायरस के लिए, तब वायरस ऐसा दिख रहा था। दवा तैयार कर दी, अब उस दवा को जानवर के अंदर लगाया गया, तब वायरस ने अपना रूप बदल कर ऐसा कर लिया। दवा जाएगी, इसके पास जाएगी, परिक्रमा करके वापस लौट के जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने रूप बदल लिया है। दवा किसको ढूंढ रही है, इसको,
इसने रूप बदल कर ऐसा रूप कर लिया, वैसा रूप कर लिया, तो दवा तो इसके राउंड काटेगी चारों है, उसको मारेगी। दवा को ये लगता है कि अपन तो इसके लिए थोड़ी आई, अपने तो ये है गोला, ये तो है ही नहीं। फिर वैज्ञानिकों को लगा कि यार ऐसा करते हैं कि वायरस अपना रूप बदल के शायद इस रूप से इस रूप में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए दवा बनाई, ये वाला बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दवा बनाई फिर वापस दवा लगाई, साहब ने रूप बदल के वापस ऐसा कर लिया, वापस क्या कर लिया, रूप बदल लिया। वापस दवा लगाई, दवा अंदर बॉडी के अंदर आएगी, इसकी परिक्रमा करके वापस, ठीक है। तो इसके लिए कोई दवा बनाई नहीं जा सकती कि वायरस अपना रूप बदल सकता है, ठीक है। तो रूप बदल सकता है, उनके ऊपर कैसे लड़ाई करे भाई, है ना। आपने रामायण देखी, देखिए ना। हाँ, रामायण के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होता है नहीं होता। मेघनाथ कौन था? हाँ, मेघनाथ। मेघ कहते हैं बादल को, किसको बोलते हैं? बादल को। नाद का मतलब होता है गुंजन, आवाज, ठीक है। जब इसका जन्म हुआ था मेघनाथ का, तो जन्म होते ही इसके पेट से एक आवाज आई थी, जैसे बादल के गरजने की आवाज आती है ना, वैसे नाद होता बादल का गरजना, उस प्रकार से पेट से क्या आई थी, आवाज आई थी। तो रावण ने इसका नाम क्या रखा? अब समझना क्या है कहानी। जब इन दोनों का युद्ध होता है, तो लास्ट जो युद्ध चल रहा था ना, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मेघनाथ 3 अस्त्र चलाता है, ठीक है, वो अस्त्र मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर एंटीबायोटिक कैसे परिक्रमा कर रही है, सेम वही प्रोसेस है। तो मेघनाथ सबसे पहले जो है लक्ष्मण के ऊपर चलाता पाशुपात अस्त्र। कौन सा अस्त्र? भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल। ये त्रिशूल जो है रास्ते में जाते जाते ही लक्ष्मण के पास जैसे गया, और वहां पर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, ठीक है। फिर मेघनाथ क्या चलाता है? ब्रह्मास्त्र। क्या चलाता है? ब्रह्मास्त्र भी लक्ष्मण के पास गया, वहां जाकर तेजहीन, गायब। फिर मेघनाथ क्या करता है कि जो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति वो है कौन सा? सुदर्शन चक्र। क्या है? सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र चलाता है। तो सुदर्शन चक्र क्या है कि जैसे लक्ष्मण खड़ा है, तो सुदर्शन चक्र गया, लक्ष्मण की परिक्रमा की, वापस लौट के आ गया। है कि नहीं है समझ? सुदर्शन चक्र क्या करता है? गया, लक्ष्मण की प्रदक्षिणा की, वापस लौट कर आ गया। तो सेम यही हो रहा है। हाँ, वायरस की तरह ही है। ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ होती है। एंटीबायोटिक दवा आती है, जो दवा बनाई थी वो दवा आएगी, वायरस से चक्कर काटी, वापस लौट जाती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो लक्ष्मण जो है वो शेषनाग का अवतार थे, और सुदर्शन चक्र किसका है? भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु का तो वो शेषनाग पर सोए हुए रहते हैं, उनका चक्र उनके दोस्त पर, साथी पर, जो भी उनका भक्त है उसके ऊपर कैसे प्रहार करेगा, है क्या नहीं? तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर भी आएगा, वापस घूमकर चला जाता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि ये तो कोई दूसरा आदमी है, इसको मारना नहीं है। शायद बॉडी का कोई खास हो और मैं मार दूं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कोई खास जीव हो और उसको मैं मार दूं तो दिक्कत हो जाएगी। तो दवा क्या करती है? आएगी, लौट कर वापस चली जाती है। इसीलिए वायरल डिजीज का कोई स्पेसिफिक दवा होती नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर अपन इनका क्या कर सकते हैं? इलाज। आ गया समझ में? ठीक है, लिख ले गए। नेक्स्ट लिखो। अरे मतलब मैं बोला जो लिख लिया था ना पहला वाला, ये नहीं लेना, लक्ष्मण मेघनाथ। चलो, बीमारियां कौन कौन सी वो लिख लो अब। अच्छा चल रहा है यार, अब तो ये सही हो गया क्या? टाइम लगेगा ना, चलो कोई नहीं। देखो, बीमारियों की बात करें, मैं आपको ट्रिक बता दूं, उससे आपको बीमारियां याद रह जाएगी, ठीक है। ट्रिक को जो है कोई अन्यथा न ले, ट्रिक है, ठीक है। हाँ। ये क्या है भाई? ट्रिक है। प्यार एंड लव फ्रेंड रवीना से किया था, पर उसने धोखा होगा दिया होगा कि कुछ, तो आप अपनी रवीना के हिसाब से सेट कर लेना। लाइन पूरी, मेरी लाइन वही खत्म है, ठीक है। हाँ, मैं इन चक्रों में पढ़ा ही नहीं,
अपना मैथमेटिक यहाँ तक खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? पेस्टिडेज, पेटाइटिस रूमिनेंट, लंपी स्किन डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, रेबीज, कैनाइन डिस्टेम्पर सीडी, काउपॉक्स, टीडीएस, थ्रेड सिकनेस और पारवा। ठीक है, उल्ट पुल्ट मत लिख लेना कोई, बस पहुंच लेना, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो। पेस्टिडेज, पेस्टिडेज, डेज, 3 डे सिकनेस, 3 डे सिकनेस, पेस्टिडेज, पेटाइटिस रूमिनेंट। पीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पेस्टिडेज पेटाइटिस। दिख नहीं रहा क्या? रुको, ठीक है, पेस्टिडेज, पेटाइटिस रूमिनेंट। अब ठीक है, ठीक है, लिख लो। अब तो दिख रहा है ना, ये जय है, क्या है ये? जय। पेस्टिडेज पेटाइटिस रूमिनेंट। तो आपको ट्रिक याद रहे ना रहे, बीमारियां याद रखनी है। ठीक है, पता चले ट्रिक याद कर ली, बीमारियां भूल गए। लिख लो और हेडिंग डालो, फिर पीपीआर स्टार्ट करते हैं। बीमारी पीपीआर, लिखो भाई लिखो। अगर बातें मत करो। लिख लिया क्या? जैसे लिख लिया, चुपचाप बैठ रहे हो, जो लिख रहे हो जल्दी लिखो। लिख लिया सबने? बेटा तू क्या लिख रहे हो? सबने लिख लिया? ठीक है, हेडिंग डालो पीपीआर। पहली बीमारी कौन सी है अपने? पीपीआर, पेस्टिडेज पेटाइटिस रूमिनेंट। पेस्टिडेज पेटाइटिस रूमिनेंट। थोड़ा सुन लो पहले फिर लिखना। सबसे पहले बात करें, इस बीमारी का उपनाम क्या है? इस बीमारी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो इस बीमारी को कहा जाता है गॉट प्लेग। क्या बोलते हैं? गॉट प्लेग। क्या बोलते हैं? गॉट प्लेग। और इसको कहा जाता है सूडो प्लेग। बोलो, सूडो, सूडो प्लेग। सूडो का मतलब होता है आभासी, काल्पनिक। इस बीमारी में ऐसा लगता है कि पशु को कौन सी बीमारी होगी? प्लेग।
ऐसा लगता है, लेकिन प्लेग फिर कौन सी है? पीपीआर। कौन सी है? पीपीआर। ठीक है, तो सूडो प्लेग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लेग की तरह इसमें लगता है, लेकिन प्लेग वास्तव में है नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, गोट प्लेग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग ये बीमारी किस में होती है? गोट्स, बकरियों के अंदर। किसमें देखने को मिलती है? बकरियों के अंदर। इसलिए नाम क्या दिया? गोट प्लेग। बकरियों का प्लेग, बकरियों का प्लेग, इसलिए बोलते हैं गोट प्लेग। ठीक है, वैसे भारत को सन 2006 के अंदर प्लेग मुक्त घोषित कर दिया गया है। आ गया समझ में? अब हमारे देश के अंदर कोई प्लेग का केस नहीं है। कब किया था? 25 मई 2006 को। 25 मई 2006 को भारत को जो है प्लेग मुक्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अपन पर कौन सी रहे? पीपीआर। अपना प्लेग से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली चीज है उपनाम। पहली चीज क्या है? उपनाम। उपनाम के अंदर इसको क्या बोलते हैं? सूडो प्लेग। सूडो प्लेग। सूडो का मतलब क्या होता है? आभासी। ऐसा लग रहा है कि प्लेग की तरह है। जैसे मैंने आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तब मैंने एक हिस्सा पढ़ाया था आपको, है ना? जानवरों के पेट के आमाशय के कितने हिस्से बताए थे? 4 हिस्से बताए थे। उसमें जानवरों को कितने भागों में बांटा था अपन ने? पेट के आधार पर 3 भागों में बांटा था ना। एक तो रूमिनेंट, दूसरा सूडो रूमिनेंट। सूडो का मतलब काल्पनिक। उसमें उदाहरण क्या था? ऊंट। क्या था? ऊंट। ऊंट लगता वैसे ही है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, लेकिन वैसे वास्तव में होता नहीं है। उसके अंदर रुमन की साइड में होता है, राइट साइड में। गाय भैंस के अंदर रुमन की साइड में, लेफ्ट साइड में। मतलब बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि सेम है गाय भैंस की तरह, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। मतलब आभासी रुमांती है वो। क्या है? आभासी रुमांती, काल्पनिक रुमांती। लगता है लेकिन वास्तव में नहीं है। सेम ऐसे ही लग रहा है कि प्लेग है, लेकिन प्लेग नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं? सूडो प्लेग। ठीक है, या अपन कह सकते हैं आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्लेग। आ गया समझ में? दूसरा, इसको क्या कहते हैं? गोट प्लेग। क्या बोलते हैं? गोट। गोट किसको बोलते हैं? बकरी को। हाँ, तो बकरियों का प्लेग। बकरियों का प्लेग। बकरियों का प्लेग। ठीक है, बकरियों का प्लेग क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें होता है? सर्वाधिक बकरियों के अंदर। तो ये बीमारी सर्वाधिक किसमें होती है? बकरियों के अंदर होती है। इसलिए नाम क्या दिया इसको? गोट प्लेग। भैंसों में होती है तो क्या देते? बफेलो प्लेग। गाय में होती तो कैटल प्लेग, है ना? मतलब सबसे ज्यादा होता किसमें? बकरियों में, तो गोट प्लेग नाम दे दिया। बकरियों का क्या है? ये प्लेग है। ठीक है, लेकिन वास्तव में प्लेग नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, चलो नोट डाल के लिख भी लो तुम एक चीज, तो यही नोट डाल के लिखो। ये लिख ले क्या? हाँ लिखो लिखो, पहले ये लिखो। सर के कोर्स तो ज्यादा बच रहा है क्या आपके? हो गया क्या? तेरे हो गया, बाकी थोड़ी हुआ है। तेरे हुआ है तो पुराना स्टूडेंट है। बाकी तुम्हारे 2-4 के हो गया क्या? बाकी है नहीं? सर वाला अखिलेश जी का हो गया पूरा? अच्छा, लिख लिया क्या? हाँ, नोट लिखा? नोट के अंदर लिखो 25 मई 2006 को 25 मई 2006 को 25 मई 2006 को भारत को पूर्णतः लिख लोगे ना? ठीक है, पूर्णतः प्लेग मुक्त घोषित कर दिया गया है। 25 मई 2006 को भारत को पूर्णतः प्लेग मुक्त घोषित कर दिया गया है। लिख लिया? तो भारत अभी प्लेग से क्या है? एकदम मुक्त है। ठीक है, अभी कोई केस नहीं है प्लेग का। पहले प्लेग हुआ था, अब नहीं है। नेक्स्ट लिखो लक्षण। लक्षण प्लेग में प्लेग होता है नहीं, तो सिम्टम उसमें अचानक लोगों की आती है मृत्यु। और उस प्लेग जो फैलता है वो फैलता है चूहों से। किससे फैलता है? चूहों से।
छाले वगैरह हो जाना मुंह पर, ठीक है, मुंह से दुर्गंध आना है, इस प्रकार इसमें सिम्टम दिखाई देते, सेम सिम्टम उसमें दिखाई देते हैं प्लेग में। वैसे ही आंतों में सूजन आ जाती है और फिर आगे चलकर मरना है इंसान को। इंसान तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगा आंतों की सूजन को, ठीक है। अब नहीं है, अब बिल्कुल अब मुक्त है। लिखो लक्षण लिखो। पहला बुखार आएगा, है ना। तो अब भाई सबसे ज़्यादा बीमारी किसमें होती है? बकरियों के अंदर, ठीक है। तो पहला लक्षण लिखो इसके अंदर, जानवर में बुखार देखने को मिलता है। बुखार आएगा ना, क्यों? क्योंकि बाहर से कोई एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश किया है, तो बॉडी उस एंटीजन को मारने के लिए खुद के टेम्परेचर क्या करती है? बॉडी ये सोचती है कि मैं अपने यदि शरीर को गर्म करूंगी तो ये जो चीज़ आई है जलकर क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी, ठीक है, भस्मासुर की तरह। आ गया समझ में? भस्मासुर जानते हो कौन था? ठीक है, अच्छी बात जानना चाहिए, है ना। जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म। हाँ, तो वैसे बॉडी सोचती है मैं भी इसको क्या कर दूं? भस्म कर दूं, ठीक है। हाँ, अब भाई इस खुशी में हमें जो है प्रेम बताएगा। बकरी का टेम्परेचर सामान्य 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे यार बैठना ही नहीं है, खड़ा रहे। तो सब पढ़ गया है ना, मैं किसी पूछ सकता हूँ, मैंने कल बोला था। कोई खड़ा रहे, तू खड़ा रहे, बैठना नहीं। तू बता 103 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पढ़ते नहीं हो तू इरफान? मनीष बता देंगे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड तो नहीं है पक्का? योगेश बताएगा। योगेश सही है, सब पढ़ लिया यार। चलो बैठो, रट्टा मार लिया भाई, बैठ जाओ। तो कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर है बकरी का? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बुखार आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है। चलो लिखो, पहला लक्षण लिख लिया। पशु के अंदर क्या देखने को मिलता है? बुखार। दूसरा, मुंह पर छाले देखने को मिलते हैं। मुंह पर छाले देखने को मिलते हैं, मुंह के अंदर भी और मुंह के बाहर भी। आप देखना होठों के ऊपर भी छाले मिलते हैं इसमें, ठीक है। किसके होठों के ऊपर? बकरी के। मुंह पर क्या देखने को मिलते हैं? छाले। लिख लिया? हाँ, एक था मैं जैसे। लिखो नेक्स्ट। तीसरा, जानवर की आंतों में सूजन। जानवर की आंतों में सूजन। जानवर की आंतों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो सूजन की वजह से उसको क्या लगती है? क्या लग जाती है? दस्त। आंतों में सूजन की वजह से क्या लगती है जानवर को? दस्त। बकरी को क्या लग जाती है? दस्त लग जाती है। तो जानवर की आंतों में सूजन, जिसकी वजह से पशु को दस्त लग जाती है। पशु लिख लो, जानवर लिख लो, बकरी लिख लो, कुछ भी तुम्हारा मन करे वो लिखो आराम से, जैसा तुम्हारा जी माने वैसे। अब तो मैं सूजन की वजह से क्या लगती है जानवर को? दस्त लग जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट। मुंह से लार, अगला नेक्स्ट। मुंह से लार गिरती है। अब छाले तो लार तो गिरनी है ना। मुंह से लार, आंखों से पानी, नाक से हल्का डिस्चार्ज। मुंह से लार, आंखों से पानी और नाक से हल्का डिस्चार्ज आता है। मुंह से लार, आंखों से पानी और नाक से हल्का डिस्चार्ज आता है। पीपीआर पढ़ा दी? चलो कोई नहीं, अब मैं तो पढ़ानी पड़ेगी। LSD पढ़ा दी? उन्होंने तो क्या लक्षण और ट्रीटमेंट लिखाया होगा ना। हाँ, तो हम केवल उसको समझेंगे डिटेल से। हमारा काम क्या है? समझने का, अंदर घुस के एकदम, ठीक है ना।
जिसको नहीं पढ़ाया वो क्या करेगा? हाँ नहीं पढ़ाएगा, उनको पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, सर भी पढ़ाएंगे तुम्हें वापस, ठीक है। जिनके देखो एक चीज बताऊं, जिनके कोर्स माना तुम्हें लग रहा है ना इनको ये बीमारी पड़ा थी, हिम्मत हुई नहीं, तुम्हारे 3 महीने के अंदर अंदर वापस, अगर वो दोबारा सुनने का तो नहीं वो बता रहे हैं कि पढ़ा दिया है ना। तुम यार ऐसे 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 मत करो रे। चलो नेक्स्ट लिख लिया क्या? हाँ लिखो। श्वास लेते समय, और बातें मत करो, श्वास लेते समय दुर्गंध आती है। नेक्स्ट, जब श्वास लेगा तो जब श्वास बाहर छोड़ेगा वापस तो उससे क्या आती है? स्मेल, दुर्गंध। ये सारे चित्र बताऊंगा मैं, है ना, तो बीमारी हो जाए एक बार वायरल डिजीज पूरी चित्र बता दूंगा, इसमें ऐसे फोटो दिखाई देगा, इसमें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। श्वास लेते समय क्या आती है? दुर्गंध आती है, लिख लिया। नेक्स्ट, खाना पीना बंद। अब इस कंडीशन में बुखार आ रही है, मुंह में छाले हो रखे हैं, तो खाना किसको अच्छा लगता है भाई? खाने की इच्छा ही नहीं होगी जानवर की, तो खाना पीना क्या रहेगा? बंद रहेगा, खाना पीना बंद, ठीक है। लिख लिया गया इतना? नेक्स्ट लिखो। समय पर और सही इलाज, समय पर और सही इलाज नहीं मिलने पर जानवर की 5 से 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। समय पर और सही इलाज नहीं मिलने पर जानवर की 5 से 7 दिन में मृत्यु हो जाती है। 5-7 दिन में क्या हो जाती है? मृत्यु। समय पर और सही इलाज नहीं मिलने पर जानवर की 5-7 दिन में मृत्यु हो जाती है। मतलब ये है कि पहली चीज तो टाइम पर इलाज मिलना, टाइम पर इलाज मिल रहा है लेकिन इलाज सही होना चाहिए, इलाज सही होना चाहिए। पता चले कि तुम गए और इलाज करके आए, ढंग का कोई है नहीं, ऐसे बनवाए लगा के आगे बी कॉम्प्लेक्स CPM, तो वो इलाज नहीं हुआ है, ठीक है। तो टाइम पर इलाज हो पहली चीज, और टाइम पर भी इलाज जो हो रहा है वो सही होना चाहिए, जो उसको रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की पूरी वो पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी बचेगा, ठीक है। बाकी 5-7 दिन में क्या हो जाएगी? खलास, ठीक है। तो ये भाई सिम्टम है, पहचान कर लोगे। अब नेक्स्ट लिखो, उपचार। नेक्स्ट लिखो, उपचार। उपचार के अंदर मैंने कहा जब बीमारी बढ़ाना स्टार्ट किया तभी की सिम्टम्स के आधार पर क्या करना है? इलाज करना है। जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उन लक्षणों को देखते हुए क्या कर दो? इलाज कर दो, ठीक है। तो पहला लक्षण क्या लिखवाया मैंने? बुखार। क्या लगाओगे? मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल, मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल, ठीक है। बकरियों की बात करें तो कितना लगाओगे? 5 से 7 ml रूट आइएम इंट्रामस्कुलर, ठीक है। बकरियों में इंट्रामस्कुलर कहाँ लगता है पता है ना? जैसे बछड़ों में लगाते हैं ना, छोटे बछड़ों में, वैसे लगाना है बकरियों के अंदर। आ रहा समझ में? अब बछड़ों में कैसे लगा तो ये तो पता ही होगा, ये भी नहीं पता है तो गौशाला के अंदर आप जाओगे तब आपको ढंग से सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी आपको थ्योरी चल रही है, थ्योरी पे ध्यान दो, ठीक है ना। IMI भी सब लिखो, लगवाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करें, मुंह के अंदर क्या हो रखे? छाले, तो एक एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी। वैसे अपन ग्लूकोज चढ़ाएंगे, उसमें ऑक्सीजन डाल लेंगे, डिस्चार्ज पर आओ। नाक से क्या आ रहा है? कौन सी का एंटीबायोटिक लगानी है? एंड्रोफ्लॉक्सासिन 5 से 7 ml रूट IM लगा लेना, ठीक है। तीसरी अब मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको, आंतों के अंदर क्या रखी है? सूजन। आमाशय और आंतों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से क्या लग रही है? दस्त। तो सूजन जब भी हो, XYZ की ऐसी सूजन आपको देखने को मिलती है, तब एक इंजेक्शन आता है आइसोफ्लूइड। कौन सा? आइसोफ्लूइड। वो सूजन के लिए लगाया जाता है। आइसो
ये लगा लेना आप 5 ml, कितना? हाँ 4 से 5 ml। इसका रूट क्या है? IM। नेक्स्ट मैंने कहा कि क्या लग रही है जानवर को? दस्त। और बीमारी के अंदर एनर्जी जो जानवर की एकदम क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, सुस्त रहता है जानवर। तो इस कंडीशन में आप लोग को क्या चढ़ाना पड़ेगा? ग्लूकोज। दस्त के अंदर कौन सा ग्लूकोज चढ़ाना है? कमजोरी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? दस्त की वजह से। दस्त की वजह से कमजोरी आ रही है। दस्त की वजह से शरीर में क्या हो रही है? पानी की कमी है ना। तो उस कंडीशन में कौन सा ग्लूकोज चढ़ेगा? RL। कौन सा चढ़ेगा? 500 ml। कितना चढ़ाना है? 500 ml। ताकत के लिए ट्राई विवेट 5 ml। कितना मिलाना है? प्लस इसी के अंदर क्या मिलाना? ऑक्सीडेट्रा। एंटीबायोटिक मैंने बोला था आपको छालों के लिए लगानी पड़ेगी कोई ना कोई, तो ऑक्सीडेट्रा साइक्लिन मिला लेना 5 से 7 ml। कितनी? हाँ एंड्रो तो IM लगा लेना और ऑक्सी IV। दोनों को एक रूट से मत देना। क्यों नहीं देना? मैंने वैसे पुराने स्टूडेंट को समझा रखा है, नए वालों को थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है। देखो अगर जब अपन जीवाणु जनित बीमारियां पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो होती है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होती है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। एक तो कौन सी एंटीबायोटिक होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। एक होती है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। दोनों का काम अलग अलग है। जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स होती है वो उनका काम होता है जीवाणु की वृद्धि को रोकना, संपूर्णतः नष्ट नहीं करती। बैक्टीरियोसाइडल क्या करती है? समूल नाश, कुल समेत सबका क्या कर देती है? नाश करेगी, ठीक है। तो इन दोनों में से एक तो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है, एक क्या है? बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक को यदि आप एक ही रूट से देते हो, तो यदि वो आगे चलकर वो आपस में कहीं मिल गई तो वो एक दूसरे को क्या कर देगी? खत्म। ना तो उसका प्रभाव मतलब जानवर के ऊपर पड़ेगा, ना उसका प्रभाव पड़ेगा, वो खुद ही आपस में लड़कर मर जाएगी, ठीक है। तो एक रूट से देनी, एक को आपको IV देनी है, एक को आपको IM देनी है। आप ऑक्सी को IV दोगे तो ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगी, तब तक ऑक्सी अपना काम करके निकल लेगी। तो आपस में दोनों का मिलना होगा नहीं मिलेगी तो दोनों का रिजल्ट मिलेगा बढ़िया, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग रूट से देना है। ऑक्सी को तो IV दे रहे हो आप ग्लूकोज के साथ, इसको कैसे देना है फिर? आ गया समझ में? बाकी यदि आपातकालीन कंडीशन है कि निपटने के चांसेस ज्यादा है तो फिर क्या डालना है? टेक्सोना। कितना? 5 ml, ठीक है। 5 ml ग्लूकोज के अंदर। और मिलाना चाहो बूटा मिला लेना, बूटा फॉस्फेन। राइटिंग समझ में आ रही है सबको? ठीक है। फिर 5 ml कितना मिलाना? ये भी 5 ml रूट IV RL। थोड़ा वो ज्यादा आपको लगे तो आप DNS पे चढ़ा सकते हो साथ में। आधा लीटर क्या चढ़ा दो? और DNS। आधा लीटर ये चढ़ा दिया, आधा लीटर क्या चढ़ा लो? DNS चढ़ा लो, ठीक है। वापस ये मत करना कि इसमें मिला दिया ये सब इसमें मिला दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ दोनों में से एक में मिला लेना बस। बाकी जो मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं, मुंह पर जो छाले हो रखे हैं, उनको किससे धोना है? पीपी के कोल से। तो छालों को पीपी के कोल से साफ करें। पीपी के कोल से क्या करना है? साफ करना है। साफ करें छालों को, पीपी के कोल से क्या करें? साफ। बाकी अपने 2 इंजेक्शन तो फिक्स है ही, बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स प्लस CPM। लिवर टॉनिक एक एंटी एलर्जी का आपने जो ट्रीटमेंट किया बॉडी में रिएक्शन न कर जाए उसके लिए तो CPM। बी कॉम्प्लेक्स वापस भूख को क्या करेगा? रिकवर, भूख बढ़ाएगा वापस, ठीक है। जानवर खाएगा तो अपने आप रिकवर होगा। तो ये मिलाना आपको कितना? 5 ml। अरे 10 बाका लगाना 5 कितना डालना है? 5 ml, ठीक है। CPM 2-3 ml लगा दो तो बहुत है, 3 ml बकरियों में। तो ये ट्रीटमेंट है किसका? PPR का। पूरा ट्रीटमेंट अपन ने किसके आधार पर किया है? सिम्टम्स के आधार पर। है क्या समझ में? उतार लो। उतार भी लिया, बढ़िया। जो उतार रहे वो उतार दो, तुम उतार लिया, अच्छी बात है।
तो वैसे आज बहुत है, और कल अपन जो है कौन सी पढ़ेंगे, लंबी LSD, ठीक है। कहानी बसंत पंचमी में कहानी क्या सुनाऊं, आज बसंत पंचमी है और आपको लड्डू बांटे जाएंगे। मुझे इतना बसंत पंचमी के बाद अरे बातें मत करो, लिखना है क्या, लिखा ही नहीं है, लिखो लिखो। हाँ भाई बोलो रे तुम, क्या क्या, हाँ भाई पीछे वाले बोलो रे, बोलो। तो तुम क्या चाहते हो, भर भर के डब्बा भर भर के दे दो, प्रसाद है, क्या है ये, प्रसाद हो, प्रसाद तो कम मात्रा में अच्छा लगता है। ये किसने खिलाया फिर, ये मैंने तो खिलाया है, ये डिब्बा मैंने तो भिजवाया था नमूनो। अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ मैंने भिजवाया, और क्या चाहते। अरे अखिलेश सर ने भिजवाया तो 50-50 है ना हमारे दोनों का। आपने मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने जो लड्डू खाया है उसमें आधा लड्डू तो मेरी तरफ से था, आधा अखिलेश सर की तरफ से। दो खाए तो एक सर की तरफ से था, एक मेरी तरफ से, ठीक है। हाँ खाना तो कुलदीप सर की तरफ से, खाना जो आप खा रहे हो वो कुलदीप सर की तरफ से है, ठीक है। वो सर से बात करनी पड़ेगी ना, कुलदीप सर से। अब देखो हमने लड्डू मुफ्त में खिलाई थे, पैसा नहीं लिया, अब उनकी इच्छा तो खाना फ्री में दे चाहे पैसा ले, उनके ऊपर है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक है। लिख लिया क्या, लिख रहे उनको लिखने दो, तुम्हें उठ के कहाँ जाना है, पड़े रहोगे अगले 24 घंटे तक, तुम कुछ करना नहीं तुम, है ना। सड़ जाओ, बॉडी सड़न, घूमे आया करो, थोड़ा घूम के आए। तो बिकाने देखा ही नहीं, देखा बिकाने देख लिया पूरा, नहीं देखा। और 2-3 जगह फेमस तो देखो कम से कम, मैं बता दूं कौन कौन सी फेमस जगह। एक तो आपको क्या देखना है, करणी माता का मंदिर। आप यदि यहाँ पर आए हो, एक बार भी नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, 4-5 बार देख लिया फिर जाने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये, दूसरी वैष्णव धाम, दूसरा है वैष्णव धाम। क्या है, वैष्णव धाम। इस रेतीली मिट्टी के अंदर आर्टिफिशियल पहाड़ बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आर्टिफिशियल पहाड़ समझ गए, हाँ, जैसे तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो AI, ऐसे वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से पहाड़ बना हुआ है। हाँ बोल, उसके ऊपर भगवान शिव को विराजमान कर रखा है पहाड़ के ऊपर, ठीक है। हाँ, और बड़ी बड़ी भगवान हनुमान जी की, गणेश जी की इनकी मूर्तियां भी है, देखने लायक है, ठीक है। और इसके अलावा एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है, जूनागढ़। तो आपको वक्त मिले तो इसको भी देखने जरूर जाना। आपके फील्ड से संबंधित एक यहाँ पर एक बड़ी संस्था है, बातें मत करो ना बोलो, आपके फील्ड से संबंधित यहाँ पर पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम क्या है, राजवास। क्या नाम है, तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर, इसको जरूर देख के आना। ये भी बड़ी है, 1-1.5 घंटा लगेगा पैदल घूमोगे तो भी, 1 घंटा पूरी वो घूमने में लगता है, ठीक है। तो जब भी वक्त मिले संडे को जाकर आना। वैसे डिपार्टमेंट के अंदर तो घुसने नहीं देंगे वो, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह बाहर से देख लेना, ठीक है। फोटो खिंचवा लेना और फिर स्टेटस डालना कि मेरा कॉलेज, क्या डालना है, माय कॉलेज। हाँ, यहाँ से पढ़ाई चल रही मेरी, गाँव वालों के ना औकात में रहो। राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी से, देश की 3री सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, ऐसे बोलना है गाँव वालों को, मुझे मत बोलना, मुझे तुम्हारी असलियत पता है।